नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार मनोज झा ने संसद में गरजे और देखिए क्या क्या बोले। उसके बाद नितिन गडकरी ने अपना स्पीच रखा। सुनिए, उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में अफसरों को हड़काया। आइए सुनते हैं क्या बोले। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हाय कहां हिटलर, हलाकू जारिया चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। हाथ जोड़ के कहता हूं सर, इसको फिर से कंसल्टेशन के लिए भेजिए और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को कमतर करिए। एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को, इन्फ्लुएंस को कमतर करिए। और पूरी दुनिया नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पे जा रही है, आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पे जा रहे हो। नॉमिनेटेड लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना सर। काबा की मस्जिद जो 622 में बनी प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम, पीस बी अपॉन हिम, वो पहली इस्लामिक वक्त। उसके बाद एक चीज हम सबको याद रखना चाहिए, हम किसी भी धर्म के राष्ट्र की अवधारणा से पूर्व नदियां नहीं बटी थी, संस्थाएं ऐसे नहीं बटे थे, बनते गए। उसमें सुधार भी हुआ। आप पहली बार सुधार नहीं कर रहे हैं, इसमें सुधार आगे भी होगा। मैंने कहा ना कि दिक्कत होती है कि जब आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों मैच करता है तो डर लगता है, क्योंकि उस समुदाय के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा। इस बिल को, क्योंकि बिल के कुछ बिंदुओं पे आने से पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन्वोक किया गया, और मैं चाहूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने एक लाइन कही थी, उसको बार बार पढ़िए। डेमोक्रेसी इज इनकम्पैटिबल इन इनकंसिस्टेंट विद आइसोलेशन एंड एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी कम्युनिटीज। You have to look at, honorable minister, from the angle of isolation and exclusion. और ये दोनों चीजें बहुतायत में हैं और अलग अलग जगहों पे। सर, जमीन के साथ किसी व्यक्ति और किसी कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। उनको कई बार एहसास ये भी होता है कि विद दिस बिल इज इट अ लीगल कवर फॉर बुलडोजर। That scares me as a citizen of this country. कमाल की बात है, मुसलमान शहरों में रहे, घाटों गांव में गया, घुसपैठ किया, और उनकी संस्थाएं, उनके बारे में जिक्र हो तो उसमें तो ओपेक नहीं है, सस्पेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी के टोन में बात होती है, कॉन्स्पिरेसी के टोन में। सर, ये उचित नहीं है। आप ही के सदस्य कहते हैं राधा मोहन जी कि 20 करोड़ मुसलमान। सर, अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, क्या आप उसको एलिमिनेट होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर होंगी? बैठ करके दूर होंगी। किसी को डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बना करके अगर आप अलग करना चाहोगे तो वो उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा नॉन मुस्लिम्स को, मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में। अगर इतना सेकुलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हैं, इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, ये उचित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसमें क्या है, मैं दूसरी चीज कहूंगा कि संपत्ति वक्त की है,
अतिक्रमण के पंजीकरण के संदर्भ में मेरे संजय जी कह चुके हैं, आपकी खुद की एफिडेविट है कि कितना डिजिटलाइज हो गया, कितना एनक्रोचमेंट हुआ। एक छोटी सी बात कहूंगा कि एक बहुत बेहतर चीज आपने कही थी और मैंने नोट किया था सर, कायदे से सॉरी नहीं ढूंढने में जो समय लगेगा नहीं सर, नहीं सर, एक्चुअली एक मिनट सुनो सही, सर, सुनो, ढूंढने में जो समय लगेगा उतना अतिरिक्त समय आपको मिलेगा। थैंक यू सर। इन्होंने कहा, अब देखिए 30 बरस में, प्लीज जयराम जी, 30 बरस में सिर्फ 8, सर मैं इस बोनहोमी को तो धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन इससे मुझ जैसे सदस्य को थोड़ी दिक्कत होती है अपनी बात रखने में। अपने प्यार के लिए बहुत जगह है इजहार के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 30 बरस में सिर्फ 8 केसेस आए। क्या कर रहे हैं हम सर? अब वक्त बाय यूजर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूँ। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे दादा के टाइम से। सर अभी वहाँ सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा। सर ये और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी, अदरवाइज वो परेशान है, पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कहाँ से लाए, सब विवाद में आ जाएंगे, लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। और हाँ, आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो। बेचारा डीएम लोकल लेवल पे हम कहते हैं ट्रैक्टर बन के रह गया। जितनी आपकी योजनाएं हैं, जयंत भाई की विभाग की योजनाएं हो, किसी की डीएम नोडल ऑफिसर, और हम ये मान के भी चलते हैं कि डीएम है तो ज्ञान का सारा भंडार उसके पास है। डीएम को एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है। क्या क्या करेगा डीएम? मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, वीकर सेक्शंस की बड़ी चर्चा की, पसमानदा अपने हिंदू समाज में भी पसमानदा बहुत बड़े। जब आपके पास आग्रह करता हूँ 0 आवर के माध्यम से या किसी उपकरण से कि साहब कास्ट सेंसस करवा दो, तो आप चुप हो जाते हैं। अभी संजय जी ने कहा, बहुत क्रेडिट मिलता है ना, मैं अच्छा इंजीनियर हूँ ना IAS ऑफिसर बनने की मेरी काबिलियत थी। मैं फर्स्ट क्लास में पास होता था, पर जो साल मुझे मैट्रिक में था उसमें मुझे इमरजेंसी लग गई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम में लग गया, तो मेरा परसेंटेज डाउन हो गया। मेरी दोनों बहनें मेरे से बहुत बड़ी थी। एक दामाद मेरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर काकोडकर जी के साथ थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और दूसरे दामाद नेपा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों मेरे स्टूडेंट थे। और फिर सब आकर घर में चर्चा होती थी कि ये इसका ध्यान नहीं है, ये बिगड़ गया है। तो मुझे सब लोग मार्गदर्शन करते थे और बोलते थे कि तुम कम से कम तुम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बनो और कम से कम तुमको बैंक में नौकरी हो। तो मैंने अपने माँ से पूछा कि बैंक में नौकरी करके मैं क्या बनूंगा? बोले क्या बनूंगा नहीं बनूंगा, तेरे को लड़की मिलेगी, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। फिर इसी इसमें मेरी बहनें भी मुझे काउंसलिंग करती थी। तो एक दिन मैं स्टूडेंट लीडर बन गया, तो मेरा वैसा भी संबंध ज़्यादातर ठोक पीट से ज़्यादा रहता था। तो मुझे गोल्ड मेडल मिला यूनिवर्सिटी का, पर बेस्ट स्पीकर ऑफ मराठी करके मिला। और बाद में मैं जब ये बड़े मुश्किल से जब मैं MBA हुआ और जब मैंने कहा माँ को मेरे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े फैमिली से था, तो
मेरी फैमिली एक बहुत बड़ी राजा रजवाड़े जैसी बड़ी फैमिली थी, पर मेरे जन्म के बाद वो फैमिली पूरी डाउन हो गई थी। बड़े बड़े बाड़े और माल गुजार कहते थे उधर हमारे यहाँ, केवल नाम मोटे आने दर्शन खोटा, नाम बड़ा था बाकी खाली सब ठनठना था। तो उसी समय लोग बोलते थे कि इसके जन्म से घर का नुकसान ही हुआ, पर माँ का प्रेम मेरे ऊपर था। और आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि 50% प्रोफेशनल एडमिशन को इंजीनियरिंग के लिए दिया गया। मेरी इच्छा थी कि एक कॉल मिल जाए तो मैं कई सिफारिश से लग जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, पर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे स्वाभाविक रूप से जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना, 32 साल की उम्र थी मेरी, तो मुझे अचानक उस समय हमारे जो नेता थे गोपीनाथ मुंडे जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर और पीडब्ल्यू 2 मंत्री पद है जो तुमको देने लायक है। तो पावर तुमको लेना है तो पावर लो, पीडब्ल्यू लो तो पीडब्ल्यू। उन्होंने कहा आपको जो देना है वो दो। तो उस समय एनरॉन का एक प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र में, उसकी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, ये एनरॉन का बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है, तो तुम पीडब्ल्यू ले लो। मैं पीडब्ल्यू लेता हूँ। तो मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर बना, और तब मुझे ये सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से मेरा संबंध है। अब मैं शायद इस सभागृह में इस मंत्रालय का सबसे सीनियर व्यक्ति हूँ, मंत्री करके नहीं, पर मेरा कालावधि ये सब बदलते हुए आएगा। मैं जब मंत्री बना तब के लोग रिटायर्ड हो गए, बीएन सिंह थे उस समय पहले, अभी सब लोग रिटायर्ड हो गए। और आए हुए हर व्यक्ति ने मुझे नया नया ज्ञान दिया, क्योंकि अलग अलग ज्ञान दिए बिना वो विद्वान कैसे होगा। तो अनेक लोगों का ज्ञान ग्रहण करने का अवसर मुझे मिला, अच्छे भाव में बता रहा हूँ कि मुझे सीखने के लिए मिला। और आज सही में मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो कुछ आप क्रेडिट मिलता है, जो मुझे हमारे राज्य मंत्री को मिलता है, मैं सही में कहता हूँ ये क्रेडिट मेरा नहीं है। मैं 15-20-25 दिन पहले स्पेन में गया था, तो मेरा प्राइवेट टूर था, फैमिली मेरे साथ थी। इधर तो पुलिस वाले कमांडो साथ में रहते हैं, वहाँ हम लोग कोई नहीं थे। तो हम स्पेन से उतर कर दुबई में आकर दूसरे इस पर जाने के लिए निकले। तो एक लड़की मेरे पास आई और प्लीज सर एक फोटो निकाल लो। फिर देखते देखते 2-3 होते थे, 70-80 लोगों ने फोटो निकाले। तो मेरे जो घर की पत्नी और सब लोग दूर खड़े थे। तो दुबई से वो उस देश में आया हुआ एक आदमी ने कहा, ही इज ए इंडियन फिल्म एक्टर। तो मेरे पति ने सुना, उसने मुझे कहा कि वो आपको फिल्म एक्टर करेंगे। उसको यही लग रहा होगा कि फोटो निकाल रहे तो कोई तो भी होगा। मुझे मेरी औकात और हैसियत से और ज्ञान से कई गुना ज्यादा प्रतिष्ठा मान सम्मान मिला है, और वो मिलने का कारण मैं नहीं हूँ। वो जो कुछ मिला है उसका श्रेय यहाँ बैठने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिकारी और आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके काम किया, उसके लिए मिला है। सो दिस इज नॉट माई क्रेडिट। पर क्या होता है कि अच्छे काम का जब क्रेडिट मिलता है तो गड्ढे वाले काम का डिस्क्रेडिट भी मिलता है। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, पर जब मैं अब जैसा गाय का दूध लेंगे तो गोबर भी उठाना पड़ेगा, दोनों भी है। तो मेरी सोशल मीडिया पे पिटाई भी बहुत होती है। तुम्हारे रोड के एक एक गड्ढे लोग मुझे रगड़ते रहते हैं, उसके फोटो भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो डिपार्टमेंट में प्रमुख होता है उसको अच्छे काम का क्रेडिट मिलता है, और कुछ कमियां होती है डिस्क्रेडिट मिलता है। तो ये स्वाभाविक रूप से है। और मैं अक्सर अपने सब लोगों को कहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 11 साल में जो कानून में बैठ नहीं सकता ऐसा गलत काम करने के लिए किसी अधिकारी को नहीं। मैं यही कहता रहा कि डोंट ब्रेक द लॉ, बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट। और तुमको अगर फिर लगता है तो उसको करो, नहीं तो मत करो। और मेरा अनुभव अच्छा है कि कभी कभी मैं लोगों को बोल देता हूँ कि ये काम नहीं होता, और मेरे घर पे जितने लोग आते हैं मैं इस और नो नहीं बता देता हूँ, फिर से इस काम के लिए मत आओ, नहीं होने वाला है।
तो कभी ना कभी ये होता है कि जो काम हो सकता है वो करना चाहिए, जो नहीं हो सकता है उसके लिए नहीं बोल देना चाहिए। तो इसका स्वाभाविक रूप से लोगों को भी जानकारी रहती है और हम सब काम कर भी नहीं सकते। और इसलिए ये जो काम इसका सब इतना बड़ा स्वरूप हुआ है, इतना रेपुटेशन तैयार हुआ है, सबसे अच्छा रेपुटेशन कैपिटल मार्केट का है। मैं बहुत बार अपने मेंबर ऑफ फाइनेंस को बोलता हूँ कि तुम मेरे नाम का उपयोग करो। मुंबई के कैपिटल मार्केट में जब मैं महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं था, अभी तो NHAI ने तो हजारों बिल्डिंग है, जब कुछ नहीं था तब कैपिटल मार्केट में खूब पैसे हमने इकट्ठा किए। तो मैंने कहा आप चिंता ही मत करो, आप कैपिटल मार्केट में जैसे जाएंगे वैसे करेंगे। कोचिन शिपयार्ड में शिपिंग मंत्री था और CPM की सरकार थी केरल में और उसका एक्सपेंशन करना था। सब CPM की यूनियंस उसका विरोध कर रही थी और उसको बढ़ाने के लिए इक्विटी चाहिए थी। आज फ्लैगशिप कंपनी है हमारे इंडियन भारत सरकार की। मधु करके उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका लोगों का विरोध है। मैं आता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा अगर आपको नहीं चाहिए तो एक काम करो, मैं दूसरे स्टेट में करता हूँ। नहीं ऐसा मत करिए। मैंने बोला आप दुबई में, अबू धाबी में यहाँ से पढ़े लिखे लड़के वहाँ काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला है, अब इससे और ज्यादा मिलेगा, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर वो तैयार हुए और फिर से एक बार ऐसी बॉन्ड में काफी पैसे मिले, ओवर सब्सक्राइब हुए। तो आज कैपिटल मार्केट में कोई कमी नहीं है, लोगों का विश्वास है और इसलिए रिसोर्सेज की कमी नहीं। एक तो वित्त मंत्री जी ने हमें अच्छा बजट भी दिया है और बजट के कारण हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। और रोड बनाना, ये ज्यादा स्पष्ट मैं बोल नहीं सकता, रोड बनाना तो प्रॉफिट कमाने जैसा है, क्योंकि हम जितने ज्यादा रोड बनाने में अगर नहीं बनाएंगे तो हम NHAI का और मिनिस्ट्री का नुकसान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि 10 लाख करोड़ के 25,000 किलोमीटर 4 लेन करना है, तो ये 2 लेन प्योर शोल्डर का टोल अलग है और 4 लेन का अलग है। और लगभग 85 to 90% लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है। केवल आपको अच्छे मजबूत रोड बनाना, प्रेफरेबली 6-8 इंच का वाइट टॉपिंग कंक्रीट का किया तो 15-20 साल मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है और रोड पे टोल लगेगा। तो इसमें से 7 साल में तो पैसा निकल जाएगा, क्योंकि कुछ जगह 22,000 फीस है, कुछ जगह 16,000 है, कुछ जगह 12,000 है, 10,000 के ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो ये रोड तो झटक हो जाएंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगर ये काम तो कुछ नहीं करना, आपको DPR बनाना, कुछ हमारी भी कमियां होती है। हमारे नए सब लोग हम आते रहते, कोई बोलता फॉरवर्ड, दूसरा बोलता बैकवर्ड, तीसरा बोलता स्टॉप, एक बोलता DPR बनाओ, दूसरा बोलता मत बनाओ, तीसरा बोलता क्यों बनाए, चौथा बोलता बनाओ। ऐसा चलते रहता है। इससे मजाक में कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है। अभी आप एक काम करो कि आप जितने DPR है, जो रोड बनाने के आपके RO और PD के पास है, उतने DPR बनाओ, मिनिस्ट्री को भेजो यहाँ। इसमें पैसा लगने वाला नहीं है। और एक आपके सहयोग से मैं चाहता हूँ कि हम 100 किलोमीटर पर डे ये एक बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम हुआ तो हम कर पाएंगे। ये कठिन है पर असंभव नहीं है और इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने अगर तय किया तो ये होगा। एक बात जरूरी है कि जो ओनरशिप की है, ओनरशिप इज वेरी डिफरेंट। हमारा एक लड़का स्कूल में फेल हुआ था, तो उसके माता पिता को बुलाकर हमारे क्लास टीचर ने उसको पूछा उनको कि इसको कुछ आता ही नहीं। बोले तो दिन भर अध्ययन करता ही, 4-4 घंटे कॉपी लिखता। तो टीचर को अच्छा लगा, 4-4 घंटे कॉपी में लिखते रहता है, ये फेल कैसे हुआ? उसको बोलो तुम क्या करते हो? तो बोले मैं स्कूल में रफ में लिखता हूँ और घर जाके फेयर करता हूँ। ये रफ से फेयर करने वाली ओनरशिप का मतलब होता है कि आपको लैंड एक्विजिशन करनी है तो कलेक्टर के ऑफिस में जाना चाहिए। मैं बहुत बार ये मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को पूछता हूँ, तुम इन राज्यों के इंचार्ज हो, कभी गए उस राज्यों में?
अभी देखे वो रोड? बोले नहीं। यहाँ बैठ के कागज की खेती करते हो, क्यों नहीं जाते वहाँ? जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, आपको प्रश्न ही मालूम नहीं होगा। और इसलिए साइट पर जाना, अभी ये डीपीआर के बारे में सेक्रेटरी साहब ने सही कहा, डीपीआर वाले तो गलत बनाते ही है, पर आरओ और पीडी क्या करते हैं? जब डीपीआर आपको सबमिट होता है तो आप डीपीआर के ऊपर क्यों नहीं देखने के लिए जाते? क्या आप में से कुछ लोग अगर तय करते कि ये डीपीआर मिलने के बाद मैं खुद इसका इंस्पेक्शन करूंगा, तो शायद आपको गलतियां ध्यान में आएगी, और गलतियां हो सकती है। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया, और बाद में ये शिव लाइफ फाउंडेशन ने उसका ये सेफ्टी ऑडिट किया, और 70-72 मिस्टेक निकली, जिसमें एक्सीडेंट में हजारों लोग मर गए। तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, महाराष्ट्र सरकार ने भी मुझे कहा कि ऐसा ऐसा इसमें है। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल सही बात है, रोड बनाते समय अगर ये बातें अगर हम ध्यान में रखते तो शायद ही मिस्टेक नहीं होती, हमसे गलती हुई, और उसको स्वीकार करें। देखिए, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव देम। इफ द मिस्टेक्स आर मालाफाइड, उसको टॉलरेट मत करिए। मेरी टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, और मुझे लग रहा है 11 साल का मेरा नेगेटिव पॉइंट। मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ते हैं वो भी मेरे घर पर आके नाश्ता करते हैं और बोलते हमारे पोस्टर नहीं छपे, दे मेरे पैसे नहीं, तुम दे दो। तो मैंने उनको भी दिए थे पैसे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वो भी खुश है, मैं मेरे काउंसिलर सब पार्टी का नेता हूँ। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।